एनिमेशन यंग अंदाज में बच्चों का खेल, ये बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है दोस्तों, बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म बनाने में इतना वक्त और इतनी मेहनत नहीं लगती जितना एनिमेशन की 15 से 20 मिनट की मूवी बनाने में लगती है। और इसका क्रेज यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है। आजकल आप देखें, कार्टून्स कहाँ नहीं है, उनकी चप्पल से लेकर उनके मोबाइल के कवर से लेकर उनकी टी शर्ट पर भी एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही दिखाएंगे कि एनिमेशन के वर्ल्ड में क्या क्या नया आया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। जितनी इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है उससे कहीं ज़्यादा इसमें टेक्निक्स लगती हैं। तो आइए अब आपको नेहा बताएंगी कि इसकी फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है। मैं नेहा नहीं, मेरे बाजू में बैठी नेहा। हाय नेहा। हेलो। नेहा, बताओ कि एनिमेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, हमें स्टोरी बोर्ड मिलती है। स्टोरी बोर्ड में ये स्केच जो भी रहता है, स्केच वगैरह वो ये रहता है, बनाते हैं हम लोग। तो ये जैसे आपके अपने एनिमेशन आप कैमरा शूट करते हो तो आप तो बस पोज जूम इन जूम आउट करके उसके पास पहुंच जाते हो, लेकिन हमें तो पूरी एक एक फ्रेम बनानी पड़ती है। स्केच करके एक एक फ्रेम बनाते हो, कैसे आप थोड़ा दिखाएंगे हमें। ये पहला सीन है अपना सीन, ये इसमें ये बैकग्राउंड है ये इनका पूरा, और ये अपना हमारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स में जब हमको जूम करना होगा तो हमें ये पहला तो हम ये पोज बनाएंगे, ये सारे ये दोनों पोज और ये बैकग्राउंड। उसके बाद जब उसे जूम करना होगा तो जूम में हम सिर्फ ये दिखाएंगे, ये वापस ये बनाएंगे। वापस बनाने के बाद फिर उसके बाद आगे जाके जब आगे हिलाना है, आगे वो झूल रहा है तो झूलने के लिए आगे जाएंगे तो फिर ये वाला पोज बनाना पड़ेगा। मतलब एक एक मूवमेंट के लिए काफी कड़ी मेहनत, हर मूवमेंट का अपना स्केच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप स्केच बनाते हो तो क्या थॉट्स आपके मन में होते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। जो भी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर के जो जैसा दिखता है बस सेम उसके जैसे ही बनाना होता है। जब तक वो नहीं बनता तब तक बनाते रहते हैं। अगर बात करें इमेजिनेशन की, स्केच से पहले कैरेक्टर के बारे में कौन कौन से थॉट्स होते हैं। उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें जो भी जैसे वो बात करता है, जैसे वो बोलता है। दैट मीन्स पूरा ओवरऑल कैरेक्टर के अंदर वो फील आपके स्केच में दिखना चाहिए, जो कि बहुत आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये सिर्फ स्केच नहीं है, इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी हैं। इसे मूवमेंट्स के लिए भी उसमें फॉर्म करना पड़ता है और थॉट्स की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है वो जानते हैं। दोस्तों, एनिमेशन की फर्स्ट स्टेप में क्या क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब हम आपको बताएंगे कि सेकंड स्टेप में क्या क्या होता है। मेरे साथ है कंचन। हाय कंचन। हेलो। कंचन, एनिमेशन की सेकंड स्टेप में क्या क्या होता है। सेकेंड स्टेप में हमें जो कैरेक्टर मिलते हैं, हम उन कैरेक्टर को कलर करते हैं और उन्हें रिग करते हैं। मतलब स्केचिंग तो हो गई, अब उसमें कलर भरा जाएगा और उसके बाद क्या बताया आपने। रिग करते हैं, रिगिंग। ओके, तो जानते हैं ये रिगिंग क्या होता है। रिगिंग मीन्स जो बॉडी पार्ट है हमारे, जो 2D जैसे कि हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसमें हम कलर भरते हैं, उनमें हम जान डालते हैं या हड्डियां डालते हैं, ये समझ लीजिए आप। रिगिंग में क्योंकि हम जो जब एनिमेट करते हैं हमें उनमें बोन्स भी चाहिए होती हैं। जैसे हमें अगर किसी को वॉक कराना है तो वॉकिंग के लिए आपको उनकी हड्डियां लगेंगी। तो और अगर आपको हाथ का कुछ मूवमेंट कराना है तो हाथ के लिए भी लगेगा। हाथ हमारा यहाँ से मूव होना है तो यहीं से मूव होना है, ये इधर से मूव होना है तो यहीं से मूव होना है, तो इसलिए हम उसे रिग करते हैं। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, मतलब उनमें जान डाल देते हैं। तो ये कैसे होता है, आप हमें सिस्टम पर बताएंगी। जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा स्टिल कैरेक्टर है। ये टी पोज होता है, इसमें ये बैक है, ये साइड है, साइड या प्रोफाइल, ये 3/4 है और ये फ्रंट है। इस कैरेक्टर को हम, इसमें ये शेडो डली हुई है और ये कैरेक्टर जो है कलर्ड हमने है, कलर्ड किया हुआ है। ओके। इसके बाद हम ये वाला कैरेक्टर है जिसे हमने रिग किया हुआ है, ये टी पोज पे है और ये इसे रिग करना कहते हैं। अब इसके ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ये सब अलग अलग हैं। ये इसका हैंड है, ठीक
करके ये इसका फेस है, और इस फेस के अंदर जितने भी फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो सब भी अलग हैं। आइज, नोज, माउथ, हेयर्स, सब इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं। इस प्रोसेस को हम रिगिंग कहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, स्केचिंग के बाद रिगिंग होती है जिसमें कैरेक्टर के अंदर जान डाली जाती है। आइए अब देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस में क्या होता है। अब हमारे दोस्त सुनील हमें बताएंगे कि एनिमेशन की फाइनल स्टेज कौन सी होती है। हाय सुनील। हेलो। सुनील आप बताओ कि स्केचिंग हो गई, रिगिंग हो गई, उसके बाद क्या आता है? रिगिंग के बाद हम स्टेजिंग पे आते हैं। अच्छा। स्टेजिंग एक एनिमेशन का फर्स्ट पार्ट होता है। ओके। स्टेजिंग मतलब पोज देना, किसी एक्शन का मेन पोज। ओके, दैट मीन्स ये बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो इसके बारे में बताओ कि ये बेसिकली होता क्या है? स्टेजिंग मतलब जैसे पोज है, आपके मतलब स्टोरी में कुछ एक्शन है, जो एक्शन शो करना है आपको, तो आपको पोज बनाना पड़ेगा वो। दैट मीन्स रिगिंग में पोजेस डिसाइड हो जाते हैं, देन फिर आप इसको आगे फॉरवर्ड करते हो। मैम पोजेस का जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एनिमेशन होगा आपका। ओके। तो ये सब पोजेस बनाते टाइम आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें चलती हैं, क्या सोचकर बनाते हो आप? यही कि मैम जो स्टोरी में है वो आपका अपील आना चाहिए उस कैरेक्टर में। तो उसमें किस तरह से आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, क्या दिमाग लगाना पड़ता है? क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्निक के माध्यम से आप कर तो लोगे इसमें चीजें, लेकिन आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता होगा। हाँ मैम, वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है टाइमिंग का। ओके। टाइमिंग में मतलब प्रॉपर यूज करना पड़ता है उसका। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एनिमेशन आपने क्यों चूज किया? क्रिएटिविटी पसंद था इसलिए। अच्छा, बचपन से ही आप काफी क्रिएटिव थे, कार्टून्स बनाते थे? तो क्या कहते थे आपके पेरेंट्स, सारा दिन बैठ के कार्टून्स बनाते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते? हम सपोर्ट करते थे फुली, बोला कि अच्छा, करो, ठीक जो है। आपको मन में है। और आज आप कार्टून्स बनाते हो, एनिमेशन में आप इतने आगे जा चुके हो, कैसा फील होता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, अब और भी आगे जाना है। तो गाइस हमने देखा कि एनिमेशन आसान बात नहीं है, काफ़ी सारी इसमें स्टेप्स हैं और काफ़ी चीज़ें करने के बाद एक प्रॉपर पिक्चर देखने के लिए हमें मिलती है। दोस्तों यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एनिमेशन के वर्ल्ड में आ गए हैं बहुत कुछ। वेलकम बैक गाइज आफ्टर द ब्रेक। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनिमेशन के वर्ल्ड में आगे क्या क्या है। Oh, my precious flowers are getting ruined. I must stop them. Flowers are ready for... Kids, you should not climb this tree. Come down. Come down immediately. दोस्तों हमारे साथ अब है प्रकाश, एनिमेशन के और एक दीवाने, हमें बताएंगे स्टेजिंग के बाद की प्रोसेस। हाय प्रकाश। हाय। प्रकाश, क्या होता है स्टेजिंग के बाद एनिमेशन में? स्टेजिंग पर जो भी प्रोसेस की जाती है, एनिमेशन की जाती है, जो कि एनिमेशन में फर्स्ट मेन पार्ट होता है उसका। ये मेन पार्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले जैसे मेरे दोस्तों ने बताया आपको कि स्टेजिंग कई कैरेक्टर को भी करना पड़ता है, हाँ। स्टेजिंग करना पड़ता है। देन उसके बाद क्या करना है, उनको सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक फाइल में इनपुट करवाना पड़ता है। ओके। उसमें एनिमेशन किया जाता है, जैसे कैरेक्टर को दौड़ाना है, चलाना है, फिराना है, अच्छा। बातें करवाना है, सब उसकी प्रोसेस में डिटेलिंग की जाती है। ओके ओके, लाइक स्टेजिंग में उन्हें बैठा दिया जाता है, बाकी उसे दौड़ाना, उछालना, कुदाना वो सब आप हाँ, जो इस भी- प्रोसेस हाँ, में करते हो। process वेरी गुड। तो क्या क्या इसमें टेक्निक्स लगती है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। सबसे पहले जैसे आपको ये देखिए, आप कैरेक्टर वाला मिलता है हमें, एनिमेटिक होता है। एनिमेटिक को इनपुट करवा कर कैरेक्टर को बैठाया जाता है, देन उसको एनिमेशन के लिए तैयार किया जाता है। ओके जैसे इसमें आपको दिखाया गया है कि कैरेक्टर आया, उसमें उसको जंप करवाया। ओके उसके ओके पहले आप ओके। उसमें एनिमेशन में आपको एक एक पोज दिया रहता है, जिसमें स्टेजिंग में उसका एक एक पोज बना दिया जाता है, और उसमें बाद में उसको जंप कैसे करवाया ना, उसमें एक एक पोज को मूवमेंट देना हमारा काम होता है। ओके चलिए, ये स्टेज हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनिमेशन में और क्या क्या होता है। दोस्तों इतने सारे प्रोसेस और स्टेप्स के गुजर जाने के बाद अब जाकर हम पहुंचे हैं फाइनल प्रीव्यू पर। हमें बताएंगे इसके बारे में सौरभ। हाय सौरभ। सौरभ बताओ कि फाइनल स्टेज इसमें क्या होता है? जैसे कि यहाँ देखिए, पहले हम लोग क्या इसको इंपोर्ट करते हैं एनिमेटेड को, उसके बाद बीजी डालते हैं, चेक करते हैं यहाँ बीजी सही है कि नहीं है,
कैरेक्टर चेक करते जो उनका अपन को चाहिए वो है या नहीं है, एक्सप्रेशन साउंड वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद देखते जैसे यहाँ पे कुछ गलत है तो उन सबको बताते ऐसा नहीं ऐसा चाहिए है। ओके ओके और या कुछ आगे देखते हैं कुछ भी गलत होता है तो उनको करेक्शन देते हैं। ओके ओके उसके बढ़िया। बाद चेक करते जो क्लाइंट को भेजने लायक है कि नहीं है, पूरा चेकअप होने के बाद हम लोग क्लाइंट को भेजते हैं। ओके दैट मीन्स ये जो फाइनल स्टेज होती है इसमें ओवरऑल चेक होता है, उसके बाद फिर ये मूव फॉरवर्ड करती हैं। इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है? एनिमेटेड का कैरेक्टर सेम है नहीं है, एक्सप्रेशन है, हैप्पी है, सैड है, जो चाहिए वो पूरा चेक करते हैं। जैसे Okay. यहाँ पर देखा अपन ने कैरेक्टर जो मॉडल सीख का नहीं है तो इस टाइप का करेक्शन देते Okay, हैं, okay. ऐसा चाहिए, इसके बाद ठीक final है। होता है। एनिमेशन है दोस्तों, आसान कैसे हो सकता है। और एक स्टेप हमारे सामने आई है जिसके बारे में हमें अतुल बताएंगे। हेलो अतुल। अतुल, फाइनल स्टेज आप बता रहे हो, सब कुछ हो जाने के बाद ये जो सारी स्टेप्स हमने देखी उसके बाद भी एक काम होता है, उस बारे में बताइए। मेन चीज़ होता है इसमें कंपोजिटिंग, क्योंकि Okay. हर शॉट मिनिमम जैसे एक एपिसोड में 200 शॉट्स हैं। जब चेक करते हैं तो अलग अलग शॉट्स रहते हैं, बट कंपोजिटिंग में क्या होता है सारे शॉट्स का कॉम्बिनेशन करके हम एक फुल लाइनअप तैयार करते हैं। जैसे अच्छा अगर किसी शॉट में कोई डिफरेंट एंगल है तो वो यहाँ चीज़ अपन को पता चल जाता है, क्योंकि पूरा लाइनअप एक ही होता है। पिछले शॉट का नेक्स्ट शॉट से, प्रीवियस शॉट से नेक्स्ट शॉट से हुकअप मैच करने के लिए लाइनअप तैयार किया जाता है, जिसे कंपोजिटिंग में हम लोग तैयार करते हैं। फिर ठीक है। उसको हम लोग फुल चेक करते हैं, उसके बाद वो जब फाइनल हो जाता है वो क्लाइंट को भेजा जाता है, फिर उस पर Okay. क्लाइंट फीडबैक देता है। दैट मीन्स कैरेक्टर के जो भी चीज़ें उसमें मिस्टेक्स हैं वो करेक्ट करना, एंगल्स करेक्ट करना, शॉट्स करेक्ट करना, इन सबको कहते हैं फाइनल कंपोजिशन। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बंदा अगर एनिमेशन करना चाहता है तो उसमें बेसिक कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? को ड्राइंग आना चाहिए। ओके ड्राइंग तो मोस्ट कंपलसरी चीज़ है। और ठीक है। दूसरा बात उसको एक्टिविटीज़ उसके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कि मूडी है, गुस्सा है या कुछ भी है। वैसे भी एनिमेशन हमेशा मूड पे डिपेंड करता है। अगर आपका मूड ख़राब है, क्योंकि इनमें कैरेक्टर में जान डालनी पड़ती है, जब खुद का ही मूड ऑफ रहेगा तो हम लोग कैसे एनिमेशन करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो एनिमेशन की दुनिया में आना चाहते हैं? सबका थिंकिंग ये है कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है फील्ड अच्छा है, और इसमें हम चाहें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं जिसमें बहुत आगे चल के बहुत ही ज़्यादा एंगर्स को फ़ायदा होगा। क्रिएटिव माइंड तो सबके पास होता है, लेकिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं होगा तो आपको मज़ा कैसे आएगा? और ये काम तो फुल ऑन मज़े के ऊपर डिपेंडेंट है। Yes, he is very scary. With long fingers, fangs for teeth. Sometimes he can become tall like a tree and cast a deadly shadow on the land. While other times he could swirl around like a snake and sneak upon his prey before he mercilessly twists their heads to the other side. दोस्तों, आज यंग अंदाज की टीम ने भोपाल शहर के कुछ ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को ढूंढ निकाला है जिन्होंने एनिमेशन की दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी अपना हुनर दिखाया है। आपको मिलवाते हैं हम नीलेश से। हेलो नीलेश। हाय नेहा। नीलेश, हमने आपकी पूरी टीम को देखा, सबसे मिले, सबने स्टेप बाय स्टेप बताया एनिमेशन में क्या क्या होता है। फाइनली अब आप क्या बताने वाले हैं? एनिमेशन का मतलब सिर्फ कार्टून नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोगों के दिमाग में एक ही थीम है कि एनिमेशन मतलब जो हम कार्टून नेटवर्क पे कार्टून सीरीज़ देख रहे हैं सिर्फ यहीं तक समिट कराया गया है। मगर एनिमेशन रियल वर्ल्ड आप देखोगे तो गेमिंग, एडवर्टीजमेंट, किसी भी एक्शन चीज़ पे देख लो आप, टेलीविज़न स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो जब तक आप टेलीविज़न देखते हैं लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ एनिमेशन में देखने मिलेगा। Exactly. ये सभी चीज़ें एनिमेटेड ही होती हैं, जो अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे। हम जानते ही नहीं है कि एनिमेशन है। कंपोजिशन के बाद अब क्या होता है? कंपोजिटिंग के बाद क्या होता है, जैसे आपने कंपोजिटिंग कर दिया, अभी इस पे VFX SFX का वर्क होता है। ओके अभी इसके साथ में हम आपको एक छोटा सा डेमो देखेंगे। 3 कैरेक्टर्स हैं, उन 3 कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर अलग अलग होता है ना। हम इसको वॉइस ओवर शूट करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी का वॉइस नहीं है, मगर एक विंडो में वॉइस आ रहा है ना, हाँ। आउटसाइड द कैमरा। ये वॉइस ओवर है। एक उसका दादाजी है जो कैरेक्टर को डरा रहा है, Okay. ये हम वॉइस ओवर अलग से शूट करते हैं, जो हम जनरली बाद में एनिमेशन में एडिट करते हैं।
और उस वॉइस ओवर के साथ में हम अपने कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन, एडिटिंग सब दिखाते हैं। लाइव एक्शन में देखेंगे, आप मुझे बोलेंगे नीलेश हैप्पी हो जाओ, मैं 2 मिनट के लिए स्माइल कर दूंगा। अब आप बोले अरे यार नर्वस हो गया, थोड़ा एंग्री हो गया, ये सभी चीज़ें आप जनरल अपने फेस पे रीडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको एनिमेशन में लेके आना, हम खुद को क्रिएटिविटी को एनिमेशन में डालना, वो कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें एनिमेशन में आप देखते हैं। बहुत बढ़िया। Why should we not climb this tree, Grandpa? Oh, so you boys really don't know about the king of ghosts who lives in this very tree. King of ghosts? Is he scary? आपकी टीम का जुड़ना कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने सोचा कि ये करना चाहिए? जितने लोग आज इस टीम से जुड़े हुए हैं, उन सबके एक आइडल थे ठाकुर सर। कृष्णा और कंस मूवी पे एक सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस डायरेक्टर काम किया था उन्होंने। उनका एक थीम था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे अपने शहर में। ओके। कुछ भोपाल में स्टार्ट करते हैं या एमपी में स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, उनका बोलना था, हमें उन पर इतना ट्रस्ट था कि सब लोग 12 लोग अलग अलग सिटीज़ से अपना अपना Okay. जॉब छोड़ के, सेटल जॉब छोड़ के, रिज़ाइन करके वापस आ गए उनके साथ सोचा कि नहीं कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। गॉड को शायद ये मंजूर नहीं था। हमने जैसे ही भोपाल में सेटअप स्टार्ट किया, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, मतलब ऑन द स्पॉट। तो ये एक टाइम था जिस टाइम पे हम सब टूट सकते थे, बिखर सकते थे। सब लोग जॉब छोड़ के थे, सब अपने अपने कंपनीज़ में एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे थे, सब लोगों का हाई सैलरी था। वैसे टाइम पे एक छोड़ के आना और जिसके भरोसे छोड़ के आए वो आदमी ही ना रहे। Exactly. तो हमारे पैरों से के नीचे से ज़मीन निकल जाना होता है। हाँ। हर बंदे ने अंदर एक स्पिरिट दिखाया कि नहीं, हमारे सर का एक सपना था कि हम एमपी में कुछ करेंगे। हम टीम से जुड़े रहे और आज इस मुकाम पे है कि हमें देश का या दूसरी जगह के हर बंदे हमारे पास काम लेके आते हैं, Wow. हम उनका काम करके देते हैं। ठाकुर सर का सोच था, आज भी हमारे साथ है, हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, ये होता है जज्बा, जुनून। अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ कर दिखाना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये साबित कर दिखाया है नीलेश और उनकी टीम ने। And he lives in this very tree? Yes. So that is why you kids should never climb this tree again. Or else you will forever walk with your heads facing the other way. दोस्तों, यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे एनिमेशन के वर्ल्ड में है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ फनी। हम जल्द लौटते हैं। दोस्तों, अब बारी है यंग अंदाज में सबसे मज़ेदार पार्ट की, यानी कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ डिबेट की। आज हम जानेंगे कि प्रोफेशनल लाइन में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होते हैं, गर्ल्स या बॉयज़। तो आप रेडी हैं? स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं या बॉयज़? गर्ल्स ऑब्वियसली गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बॉयज़ को तो मस्ती करने के सिवा कुछ आता नहीं है, और गर्ल्स जो होती हैं सीनियर होती है, अपने काम को लेकर प्रोफेशनल होती हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि बॉयज़ अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ज़रूर समझते हैं बट होते नहीं हैं। चलिए देखते हैं, आपको क्या लगता है, बॉयज़ ज़्यादा स्मार्ट होते हैं लेकिन होते नहीं हैं? एक्टिव बॉयज़ ही होते हैं, बोले स्मार्ट होते हैं बॉयज़ और वो काम नहीं करते हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स ब्यूटीफुल अधिक के वक्त लेते, कॉलेज के वक्त वो समय पे नहीं पहुँचती हैं। ब्यूटी जैसे मेकअप करना टाइम अधिक लगता है और इस तरह उन लोग मतलब समझती है अपने आप को भी ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल है बट वो काम की थी में ब्यूटीफुल नहीं है। हमें कोई भी हमें बाहर काम करना, हम बॉयज़ ही काम करने जाते हैं, गर्ल्स नहीं जाती हैं। और किसी भी मैटर पर अगर सीरियस बॉयज़ ही होता है, गर्ल्स नहीं होती हैं। गर्ल्स इग्नोर करके चलती हैं। मतलब इनका कहना है कि बॉयज़ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाहर जाने के काम बॉयज़ ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, गर्ल्स अपने हर काम को लेकर बहुत एक्टिव होती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ में गर्ल्स बहुत एक्टिव होती है। लेकिन बॉयज़ बस दिखाते हैं कि हम बहुत ये हैं वो है, लेकिन उन्हें बस मौज मस्ती करना रहता है, इधर उधर घूमते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। आइए बॉयज़ से जानते हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं या गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं। आप बताएं। बॉयज़ ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि वो हर काम को कायदे से करते हैं और खैर उनके मुकाबले में वो ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। वो जो बॉयज़ कर सकते हैं स्टंट डांस वांस वो लोग भी करते हैं, पर ज़्यादा बॉयज़ के मुकाबले में वो नहीं है क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि बॉयज़ ज़्यादा करते हैं इनसे। इनका मानना है कि बॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। आइए इनसे पूछते हैं, क्या ऐसा है? नो मैम, बिल्कुल नहीं। गर्ल्स भी बराबर करती है क्योंकि गर्ल्स जितनी फैमिली को टाइम देती है उतने से ज़्यादा फ्रेंड को भी टाइम देती है, साथ में शॉपिंग भी करती है, घूमती फिरती है, एंजॉय भी करती है। बट ये बिल्कुल गलत है कि लड़कियाँ मतलब पीछे रहती हैं। मतलब इनका कहना है कि गर्ल्स का मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। आइए इनसे पूछते हैं, क्या ऐसा है? गर्ल्स इतनी एक्टिव माहौल के हिसाब से नहीं रहती हैं, वो माहौल के हिसाब से एकदम से डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन बॉयज़ जो रहते हैं वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। अच्छा, इनका कहना है कि माहौल के हिसाब से गर्ल्स नहीं ढल पाती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं मैम, एक्चुअली होता ये है कि बॉयज़ तो शुरू से ऑल फुल ऑन मस्ती में रहते हैं, बट गर्ल्स जो रहती हैं बहुत सिंसियर रहती हैं, अपने आप को बहुत संभाल के चलती हैं, इसलिए गर्ल्स ज़्यादा बेटर होती हैं। आपको क्या लगता है?
बॉयज़ होते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा है हमेशा माँ बाप यही बोलते हैं कि आपको ही कमाना है, तो इसी में बॉयज़ कमाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जितना बचा कुचा टाइम रहता है पढ़ने में निकालते हैं, तो अधिकतर बॉयज़ ही कहे जाते हैं क्योंकि उनको जॉब बॉयज पढ़ते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, है ना गर्ल्स? नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, आगे की बॉयज़ की मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर कमाना भी है, पढ़ना भी, उनको मस्ती भी करना है, तो ये सब का टाइम निकालना बॉयज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, गर्ल्स पढ़ाई कभी भी करती study में हैं, ध्यान नहीं साथ में देते जॉब हैं। भी करती हैं, फैमिली मेंबर्स पे भी बराबर ध्यान देती हैं, पूरे काम वो एटलीस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, बॉयज से अच्छा। आइए जानते हैं बॉयज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो गर्ल्स बोलती हैं काम अच्छे करते हैं, घर का काम घर से, आज से देखिए सभी रिलेटिव्स हो जितने भी खाने बनाने के आते हैं वो बॉयज़ ही कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से बॉयज़ ही आगे हैं खाने बनाने के मामले में, किसी भी मामले में बॉयज़ ही आगे हैं, पढ़ाई के मामले में, एक स्पोर्ट्स के मामले में देख लीजिए, थोड़े बहुत ही गर्ल्स स्पोर्ट्स में है, बाकी सभी क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, सभी चीज़ में आगे बॉयज़ हैं, इसलिए बॉयज़ एक्टिव बॉयज़ ही आगे हैं, गर्ल्स पीछे है और हमेशा रहेंगी। ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, कुछ तो जरूर आपको कहना पड़ेगा। बॉयज लूजर होते हैं, सिर्फ बॉयज हमेशा प्रोफेशनल होती हैं, एक्चुअली गर्ल्स ही होती हैं जो हर चीज़ को लेकर चलती हैं, फैमिली को सब टाइमिंग मैनेज करती हैं, अपना ऑफिस का टाइमिंग मैनेज करती है। बॉयज को इसका कोई नॉलेज नहीं होता है। ये तो वैसे भी डिपेंड होते हैं हम पर कि तुम हमारा काम कर दो। चलिए आइए देखते हैं बॉयज इसके बारे में क्या कहते हैं, आप बताएं। मेरे ख्याल से बॉयज ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी आगे की मतलब फ्यूचर की प्लानिंग बनानी होती है, अपने माँ बाप को देखना होता है, पढ़ाई लिखाई के लेते हुए, और बहुत आगे चले गए ये तो, शादी तक चले गए ये तो। नहीं उसकी बात नहीं बता रहा हूँ बच्चे भी हो गए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए क्योंकि उसको मतलब आगे की मतलब फ्यूचर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, तो उससे अच्छा मतलब मैनेज ज़्यादा करना और सिंसियर मतलब काम के प्रति ज़्यादा सिंसियर रहना। अच्छा, इनका कहना है कि बॉयज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए देखते हैं गर्ल्स क्या कहती हैं। एक्चुअली जब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आजकल गर्ल हैं, वो घर का सारा काम करती हैं, बाहर का सारा काम करती हैं। बॉयज़ घर का काम नहीं कर सकते, बल्कि गर्ल्स सारा काम कर सकती हैं। इनका कहना है बॉयज घर का काम नहीं कर सकते। बॉयज से पूछते हैं ऐसा है क्या? नो ऐसा नहीं है, जो लड़कियां कर सकती है वो उससे ज़्यादा कई बेटर ढंग से लड़के कर सकते हैं उस काम को। ऐसा कौन सा काम है जो बॉयज बेटर करते हैं गर्ल्स से? वेट लिफ्टिंग में जैसे कोई वजन है, जैसे कहीं मतलब छत पे चढ़ना है तो लड़कियां जल्दी नहीं चढ़ सकती, पर लड़के जल्दी चढ़ सकते हैं। आम तोड़ना है, ऐसे वजन उठाना, बड़े बड़े वजन उठाना लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं। यहाँ पर आपके दोस्त ने कहा खाना बनाना, आइए इनसे पूछते हैं इन्हें खाना बनाना आता है या नहीं। जी बिल्कुल आता है मुझे, मैं इनसे बेटर खाना बना सकता हूँ। आप गर्ल्स से बेटर खाना बना सकते हैं? आइए गर्ल्स से पूछते हैं। अच्छा, कड़ी कैसे बनाते हैं? आप ये नहीं बताओगे यहाँ पर ये कड़ी कभी पकने वाली नहीं है। गर्ल्स बॉयज में ये बहस तो होती ही रहेगी, लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का, ताकि नेक्स्ट वीक हम फिर आ सके, एक नई मस्ती आपके लिए लेकर आ सके, नया एपिसोड लेकर आ सके। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।